गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आज सब बेहतर होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है, सबसे महान राजा होता है, जिसको भारत का राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जिसका नाम विष्णु पुराण में प्रियदर्शी नाम मिलता है। देवानाम प्रिया नाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय जो होता है सम्राट अशोक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग सम्राट अशोक जो है, इसका टाइम पीरियड क्या है इतिहास में। सम्राट अशोक का जो टाइम पीरियड है, समय काल है, वह है 269 से लेकर 232 बीसी तक का समय। यानी हम लोग अभी तक पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसका नाम चंदू था और उसकी मम्मी का नाम, माता का नाम मोरा दांडी था। चाणक्य जी ने चंदू से चंद्रगुप्त, मोरा से मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य एक नए मौर्य वंश का जो है उदय किया चाणक्य जी ने। और फिर इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल था, टाइम पीरियड था, वह 322 बीसी से 297 तक था। इसके बाद उसका बेटा राजा बनता है, जिसका नाम बिंदुसार है। कहीं कहीं भद्रसार भी मिलता है पुराणों में, और अमित घात के नाम से जाना जाता है, यानी शत्रु विनाशक। किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार का जो समय काल था वह हम लोगों ने देखा था कि 297 से लेकर 273 तक था। इसके बाद लगभग साढ़े तीन वर्ष, यानी 3-4 वर्षों का गैप हुआ है। 73 के बाद 69 आया, 70, 71, 72 और 73, लगभग 4 वर्ष का गैप हुआ है। तो हम लोग को यह जानकारी मिलती है, ऐसा बताया जाता है कि जो है यह अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त करता है। लेकिन कहीं न कहीं यह सच तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन कहीं न कहीं विवाद का पद जरूर, विषय जरूर है, क्योंकि लगभग 4 वर्षों तक पद जो है रिक्त होता है। 4 वर्षों तक पद रिक्त रहेगा, यानी कहीं न कहीं अशोक का और इसके भाइयों के बीच मतभेद तो जरूर रहा होगा, यानी सिंहासन के लिए, सम्राट के लिए संघर्ष जरूर हुआ होगा, तभी जो है पद रिक्त था, अन्यथा पद कभी रिक्त न रहता। क्योंकि जब अशोक के पहले जो था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक बाद 297 से 273 के बीच बिंदुसार आता है। तो 273 से फिर अशोक का टाइम पीरियड शुरू होना चाहिए, लेकिन अशोक का और इसके भाइयों के बीच सिंहासन के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष हुआ है 3-4 वर्षों तक। क्योंकि अगर यह 99 भाइयों की हत्या कर देता, जैसे कहा जाता है, विद्वान इतिहासकार बताते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है, यह सम्राट अशोक मान नहीं हो सकता, क्योंकि 99 भाइयों की हत्या करके इन्होंने सिंहासन प्राप्त किया है। लेकिन बाद में जो समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्रयाग स्तंभ लेख है, प्रयाग स्तंभ लेख जो है, जो कौशाम्बी में पहले था, अकबर के समय में जो है प्रयाग में लाया गया, अकबर के किले में रखा गया। पहले जो था कौशाम्बी में था, कौशाम्बी से प्रयाग लाया था अकबर। उसमें जो है इसके भाइयों की चर्चा होती है। बाद में इसके भाई जो है इसका मदद भी करते हैं कलियुग और अन्य जगहों पर, इसलिए सभी भाइयों की हत्या नहीं करता, लेकिन सिंहासन के लिए संघर्ष जरूर हुआ है। तो 269 से 232 बीसी इसका टाइम होता है अशोक का। फिर इसके बाद जो है इसके जो अन्य वंशज होते हैं, जो मौर्य वंश के अन्य शासक होते हैं, वो बहुत ही कायर और निर्बल थे, कमजोर थे, इसलिए जो है लंबे समय तक ये रह नहीं पाया सत्ता में। अशोक अपने जन्म, यानी अशोक जब सिंहासन पे बैठेगा, सम्राट अशोक 269 से 232 बीसी के बीच, इसके बाद इसका राज्याभिषेक होगा 268 बीसी में। 268 बीसी में इसका क्या होगा? राज्याभिषेक होगा, यानी अब राज तिलक होगा। अशोक का राज्याभिषेक होगा, राजा बनेगा, और राजा बनने के 8वें वर्ष में, यानी 68 में इसका राज्याभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में, 261 बीसी में यह
कलिंग युद्ध करेगा। कलिंग युद्ध क्यों करेगा? क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों से जब यह व्यापार करेगा तो वहां टैक्स वगैरह देना पड़ता है, यानी आर्थिक लाभ से प्रभावित होकर जो है अशोक कलिंग पर अटैक करेगा। वहां के राजा खारवेल थे, उनके ऊपर अटैक करेगा और इस युद्ध में, कलिंग का जो युद्ध होगा 261 बीसी में, कलिंग युद्ध 261 बीसी में, यानी अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष में जो है 8वें वर्ष या 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध करेगा। इस युद्ध में बहुत विशाल नरसंहार होता है, लगभग 1 लाख सैनिक मारे जाते हैं और उतने ही घायल होते हैं, ढेर सारी महिलाएं विधवा हो जाती हैं। इससे जो है वहां की प्रजा में बड़ा असंतोष फैलता है, निर्दोष बेचारे मारे जाते हैं, असहाय बूढ़े बच्चे सारे लोग, क्योंकि युद्ध का मतलब ही होता है विनाश, और एक महाप्रलय महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हुई कलिंग युद्ध में। तो इसके बाद अशोक का हृदय, जब अशोक कभी इधर से जाता है, गुजरता है, तो वहां के बच्चे महिलाएं रो रहे होते, खड़े हो जाते हैं युद्ध के लिए। और यह बहुत बड़ा महान बलशाली था, दानवीर भी था। यह महिलाओं के हाथों में तलवार देखकर आचंबित होता है। वहां की महिलाएं प्रश्न पूछती कि हमारा क्या दोष था, हम लोग निर्दोष थे, तुम अपने इस राज्य भोग के लिए, विस्तार के लिए हम निर्दोषों की हत्या कर दी, हमारा परिवार कैसे चले। इसे यह सोच विचार करता है और लगभग 261 बीसी में युद्ध किया है, कलिंग पर अटैक किया है। कलिंग युद्ध के पश्चात 2.5 वर्षों बाद इसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और यह एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु होगा। कौन होगा? उपगुप्त बौद्ध भिक्षु होगा, जो इसे बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लेता है। इसके पहले या इसके जो पूर्वज थे, चंद्रगुप्त वगैरह, इसके बब्बा वगैरह, वो जैन धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव के, और ये बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाता है अशोक। यानी कलिंग युद्ध के लगभग 2.5 साल बाद, 2.5 साल बाद क्या बन जाएगा? यह बौद्ध स्वीकार कर लेगा, तत्काल नहीं, और इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसका विस्तार जो है, कलिंग युद्ध का विस्तार, यह इसके जो शिलालेख है, 3 प्रकार के इसके शिलालेख हैं जो है। एक शिलालेख है, मतलब इसके जो अभिलेख है 3 प्रकार के हैं। एक शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख है और तीसरा गुहा लेख। शिलालेख जो है, शिलाओं पे, पत्थरों पे इन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपनी बातों के बारे में लिखा है। स्तंभ लेख है जो खंभों में लिखा गया है। गुहा लेख यानी गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की गई है। इसके जो शिलालेखों की संख्या है, शिलालेख जो है अशोक के, शिलालेखों की संख्या जो है 14 है। इसके जो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख है, जो परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वह 13वां शिलालेख है, 13वां, जिसमें अशोक जो है कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा करता है, अपने पड़ोसी राजाओं के बारे में बताएगा और इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यानी अब यह तलवार को छोड़ देगा, अब यह भेरी घोष की नीति को छोड़कर धर्म की नीति अपनाएगा। भेरी घोष का मतलब युद्ध नीति को छोड़ करके अब यह धर्म की नीति, कल्याण की नीति अपनाएगा और कहेगा, यानी यह जो इसके शिलालेख है 14, अगर इसे हम बारी बारी से देखें तो पहला जो है, कुल 14 शिलालेख है, इसमें पहले वाले में पशुबल की निंदा करेगा कि किसी भी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा ताकत, सामर्थ्य होने पर जो है वह अपने विवेक को खो देता है, पशुवत जो है व्यवहार करता है। दूसरा है इसका जो शिलालेख है अशोक का, दूसरे शिलालेख में अशोक पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध करेगा। इसके अलावा इसका जो तीसरा शिलालेख है, यह सारे अधिकारियों को आदेश देगा कि हर 5वें वर्ष के पश्चात आप लोग दौरे पे जाएं, प्रजा के हित के बारे में, कल्याण के बारे में विचार विमर्श करें, और कुछ इसमें धार्मिक नीतियों के बारे में भी चर्चा करता है। इसी प्रकार से इसका जो चौथा शिलालेख है, इसमें जो है महत्वपूर्ण बात कहेगा अब मैं भेरी घोष की नहीं बल्कि धर्म नीति का पालन करूंगा, अब युद्ध नीति नहीं, अब धर्म नीति के माध्यम से भी मैं राज्य करूंगा। इसके अलावा 5वां 6वां सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आपका 13वां है। 13वां में यह बताएगा 13वें शिलालेख में कि कलिंग युद्ध से इसका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है, बहुत आध्यात्मिक हो जाएगा, विवल हो जाएगा और यह धर्म की नीति का पालन करेगा। फिर इसका जो चौथा शिलालेख है और अंतिम है, चौथा 14 है ही, तो जो 14वां शिलालेख है इसका, इसमें यह जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा और सबको बताएगा कि अपने माता पिता तथा गुरुओं की और अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। इसके अलावा
इसके जो स्तंभलेख है वह 7 स्तंभलेख है, यानी शिलालेख 14 थे, स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ लेख 7 है। सबसे छोटा जो इसका स्तंभलेख है वह रुम्मीदेही है, और अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बीत जाने के बाद यह लुम्बिनी में जाएगा, जहां महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट भी कर लिया, अपना चुका है। तो लुम्बिनी में जाएगा तो वहां जो टैक्स लिया जाता है 1/4 लिया जाता था कुल उपज का, अब 1/8 लेगा, यानी वहां टैक्स घटा देता है, क्योंकि इसके जो इष्ट थे, इसके जो प्रमुख थे बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध, उनका जन्म स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सम्राट अशोक जो बिंदुसार 273 तक रहेगा, उसके बाद 4 वर्षों तक इसका आपसी भाइयों में संघर्ष हुआ होगा सत्ता के लिए, 269 से 272 बीसी तक था। इसके बाद 268 बीसी में इसका राज्याभिषेक होगा अशोक का। राज्याभिषेक के पश्चात लगभग 8 वर्ष बीत जाने के बाद या 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध, कलिंग पर अटैक करेगा। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है, वहां का राजा खारवेल था, और यह आर्थिक लाभ से प्रभावित होकर जो है कलिंग पर अटैक करेगा, और वहां जीत लेने के पश्चात वहां बहुत विशाल भीषण नरसंहार होता है। भीषण नरसंहार से प्रभावित होकर इसका जो हृदय परिवर्तित हो जाता है, जिसका उन्होंने अपने शिलालेख में 13वें शिलालेख में वर्णन करेगा। उसके बाद उपगुप्त नामक कलिंग युद्ध बीत जाने के 2.5 वर्ष पश्चात उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु जो है इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा देगा। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पश्चात यह भ्रमण करेगा, अब तलवारबाजी नहीं, युद्ध नीति में नहीं, बल्कि धर्म नीति के माध्यम से यह प्रशासन करेगा। और कुल इसके शिलालेखों की संख्या 14 है। जो अभिलेख है इसके 3 प्रकार के हैं, एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख। शिलालेख मतलब चट्टानों पे, पत्थरों पे, स्तंभलेख जो है खंभों पे, और गुहालेख गुफाओं की दीवारों पे चित्रकारी करवाएगा, अपने बारे में जो है जानकारी देगा लोगों को। फिर स्तंभलेख जो है हो गए, इसके टोटल 7 इनकी संख्या थी। गुहालेख मतलब गुफाओं पे हो गया। इसके अलावा इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, शासन का टाइम है 269 से 232, कलिंग युद्ध 268 में, राज्याभिषेक हुआ 268 बीसी में, कलिंग युद्ध 261 बीसी में, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। जब यह बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करेगा तो कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष बाद जो विचार विमर्श करेगा, और यह बड़ी चिंतित हो उठता है। इस नरसंहार से इसका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु जो है इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देगा। और जो अब कुछ निर्बल शासक बचे हुए अशोक के बाद, अशोक ही इस वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। इसके बाद बहुत दिनों तक रह नहीं पाएगा, क्योंकि इसके जो अन्य शासक होंगे वह अयोग्य, अशिक्षित और निर्बल कायर होंगे। इस प्रकार से 185 बीसी में पूर्ण रूप से जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाएगा। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। और अभी तक यदि हमारे YouTube चैनल A to Z आशुतोष को सब्सक्राइब ना किए हों, कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।